बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात कर रहे थे जनाब चैप्टर नंबर 6 के अंदर ही, और हमारी भी लास्ट डिस्कशन चली थी स्ट्रांगली के 4 पोस्टुलेट ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी, और उस पर माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे कमेंट्स भी किए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी हद तक बात समझ में आई भी होगी। अगर 30-40% भी समझ में आ गई है तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स के अंदर आपको वो बात मजीद क्लियर और वाजे होती चली जाएगी। ठीक, अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाउ द क्रोमोसोम मेक देयर कॉपी। ठीक है, यानी क्रोमोसोम अपने नंबर ऑफ क्वांटिटी कैसे यानी कि बनाती है, डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है। डीएनए के पास ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि डीएनए अपनी कॉपी बना लेता है। याद रखें, जीन चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो वो डीएनए, चाहे यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो, ठीक, इंसान जानवर पौधा कुछ भी हो, डीएनए के पास ये एबिलिटी है कि वो अपनी कॉपी बना सकता है। दैट इज नोन एज द रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन यानी कि अपनी ही सिंथेसिस को रिप्लाई करता है, वो अगेन री अप्लाई करता है, रिप्लिकेशन रिप्लिकेशन, और अपने स्ट्रक्चर को लॉन्ग यानी कि दोबारा से बना लेता है। नया एक ही डीएनए से नया डीएनए बना देता है, बल्कि एक डीएनए से 2 डीएनए बना देता है। यानी कि हाउ द डीएनए मेक देयर कॉपी, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। इस टॉपिक का नाम है डीएनए रिप्लिकेशन। क्या कहलाता है ये? डीएनए रिप्लिकेशन। और इसके साथ ही हम दूसरी साथ पढ़ेंगे कि द डीएनए रिप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेटिव। 2 चीजें होंगी जरा कि एक तो हो गया डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन, और दूसरा हो गया कि जो डीएनए रिप्लिकेशन है ये क्या है? सेमी कंजर्वेटिव है। अब सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है और कैसे होती है ये हम आगे आपको अंडरस्टैंड कराते हैं। टॉपिक समझ में आया क्या पढ़ने वाले? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। अच्छा, दुआ को आगे तो इसका मतलब सबको आ गया। अच्छा, हाँ, मैं थोड़ी सी पिक्चर आपके लिए फाइंड आउट कर लूँ कि जो मैंने अभी आप लोगों के लिए नेट से उठाई हैं। अच्छा, इसको आप कतन उससे मिक्स मत कर दीजिएगा, जरा गौर से समझिएगा बात को कि कभी आप इसको जाके मिक्स कर दें किस चीज से कि हम शायद सेल साइकिल का सिंथेसिस फेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली ये सेल साइकिल का सिंथेसिस फेज ही है, लेकिन अभी हम सिर्फ सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं ओनली ऑन डीएनए रिप्लिकेशन, कि हाउ द डीएनए इज रिप्लिकेटेड। ठीक हो गई बात? अच्छा बेटा, ये आपको शो हो रही है डायग्राम, पिक्चर शो हो रही है? यस सर। यस सर। डीएनए कम्प्लीमेंट्री, ठीक है, जी सर। ये तो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ये तो रिप्लिकेशन पर आ गया। देखें ये क्या लिखा है, लफ्ज जरा पढ़ के सुना। डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन, बिल्कुल। आप देखिए कि जो ये डीएनए की डायग्राम आपको नजर आ रही है। अच्छा देखिए, डीएनए के लेफ्ट के ऊपर एक सर्किल बना हुआ नजर आ रहा है, ये यस सर। यस सर। who will identify, who will indicate what is the circle is showing? सेल साइकिल। सीनियर स्टूडेंट में से कोई बताएगा? जी ले ला। सेल साइकिल। सेल साइकिल, वेरी गुड, बहुत आला। ये बेसिकली सेल साइकिल बता रहा है, और सेल साइकिल के एस स्पेस में ही रिप्लिकेशन होती है। बहुत खूब, जबरदस्त बेटा, जज़ाकल्लाह। ठीक है ना? अब सेल साइकिल के एस सिंथेसिस फेज के अंदर ही, क्योंकि क्रोमोसोम ने अपने नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ानी होती है, जैसे कि हमने भी पिछली दफा अभी इंतजार से कहा कि वो 92 तक जाता है, तो वो जाहिर सी बात है अपनी कॉपीज बनाएगा, तभी आने वाले बेबीज के अंदर इक्वली डिवाइड कर सकता है, वरना डिवाइड ही नहीं करेगा। ठीक है, अब माइटोसिस हो या मियोसिस हो, दोनों के अंदर ये काम करता है। ठीक, अब करता कैसे? क्रोमोसोम कॉपी कैसे करेंगे जना? क्रोमोसोम बने हुए डीएनए के, जाहिर है जब डीएनए अपने कॉपी करेगा तो ऑटोमेटिकली नया क्रोमोसोम बनाएगा। ओके हो गई बात? स्टेप वाइज पढ़ते हैं इसको कितना क्या रहा है। मारिज बड़ी देर से आया, ठीक है, मारिज स्टूडेंट आ गया हमारे बड़े से होनहार स्टूडेंट। अच्छा जनाब, अब हम बात कर रहे हैं नंबर 1
जरा कोई रीडिंग करे जल्दी से, जल्दी जल्दी। DNA molecule complementary strands of bases pair nucleotides. हाँ, सिंपली बात कर रहा है कि जो पेरेंट डीएनए है, डिप्लॉइड की बात कर रहा है, डिप्लॉइड की 46 क्रोमोसोम, इसके जो 2 कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, कहां तक की बात कर रहा है? देखिए जनाब, पोर्शन नंबर 1 की बात कर रहा है, ये 1 लिखा और ये 1, बड़ी मेहनत से मैंने डायग्राम निकाली ताकि आपको बात आसानी से क्लियर, जहां 1 लिखा वहीं 1 पर आया। कह रहा है कि ये पेरेंट्स का डीएनए है, यहाँ तक पूरा ही डीएनए पेरेंट्स का है बोलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जैसे कि सी के साथ जी, ए के साथ टी, सी के साथ जी, टी के साथ ए, ये बिल्कुल लगी हुई है, और यहाँ तक ये डीएनए बिल्कुल पीछे तक पता नहीं कितना लंबा जा रहा है, ठीक है ना, और भी पीछे तक जा रहा है, नीचे की बात कर रहा हूँ, पीछे जा रहा है। जब इसने अपनी कॉपी करनी है तब क्या करेगा? नंबर 1 जो पॉइंट बताया, जो अभी खदीजा ने पढ़ा, दुआ ने भी साथ पढ़ने की कोशिश की थी, कि क्या कि इसके अंदर पेरेंट डीएनए है और वो डबल स्ट्रैंडेड है, दोनों इसके कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। कंप्लीमेंट्री मतलब जो उसकी नीड है, जिसके बगैर काम ना हो, उसे कंप्लीमेंट्री कह देता है। और स्टैंडर्ड ऑफ द बेस पेयर्ड न्यूक्लियोटाइड, उसके अंदर बिल्कुल बेस पेयरिंग न्यूक्लियोटाइड लगी है। पॉइंट नंबर 2, दुआ पढ़े जरा, पॉइंट नंबर 2 पे क्या लिखा है? Parental strands unwind and separate at several points along the DNA molecule, forming replication forks. जी, फॉर्क, फॉर्क कहते हैं कांटे को, जिससे आप आजकल आम के क्यूब्स खा रहे हैं ना, जबरदस्त किस्म, ठीक है ना। कह रहा है कि जब पेरेंटल डीएनए की इस लेंथ पूरी हो जाती है, यानी इतना बड़ा डीएनए बनना था, पूरा बन गया, अब इस डीएनए ने अपनी कॉपी करनी है, इस डीएनए ने अपनी कॉपी करनी है। ये डीएनए आपस में ऐसे घुमा हुआ है, मेरी उंगली पर जरा गौर रखिएगा, ये डीएनए आपस में घुमा हुआ है। कह रहा है कि जब इस डीएनए ने अपनी कॉपी करनी है, क्योंकि हर सेल तो हर वक्त माइटोसिस नहीं कर रहा होता, ठीक है ना, हर वक्त तो नहीं कर रहा होता, लेकिन एस फेज में जाके जब वो जाएगा तो वो क्या करेगा? अपने डीएनए को अनवाइंड, खोल देगा, यानी कि यहां से क्या करेगा? खोलना शुरू कर देगा। जैसे आप देखेंगे नीचे आके डीएनए सेकंड पॉइंट में लिखा है, वहां से खुलना शुरू हो गया। तो कह रहा है कि सेपरेट एट द सेवरल पॉइंट्स, कुछ पॉइंट से खुलना शुरू होगा, अलोंग द डीएनए मॉलिक्यूल, पूरा डीएनए मॉलिक्यूल खुल जाएगा, यानी कि 2 स्ट्रैंड जो मिले हुए थे आपस में क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। और फॉर्मिंग आर रेप्लिकेशन फॉर्क, एक कांटेनुमा शक्ल बना लेंगे। अब ये फॉर्क बना है, अब आप इस फॉर्क को जरा गौर से देखें कि इसके ऊपर GACTCTGA नाइट्रोजनस बेसिस लगी हुई है। क्यों लगी हुई है जनाब? क्योंकि एक प्रॉपर बना हुआ डीएनए खुला है। जब वो डीएनए खुला है तो लेफ्ट स्ट्रैंड अपनी नाइट्रोजनस बेसिस लेके अलग हो गया और राइट स्ट्रैंड अपनी नाइट्रोजनस बेसिस लेके अलग हो गया, ठीक है। तो अब इधर आ गया TTAGGCC, लेफ्ट पे CCTTA, जो भी सीक्वेंस थी वो आ गई, ठीक, दूसरा में खुल गया। अब नंबर 3 पे क्या हो रहा है, जरा पढ़े, कोई रीडिंग करे। Each parental strands provides a template that attracts and binds complementary bases A with T and G with C. कितनी आसान बात कर रहा है और कितनी वाज़ेह तौर पे बात कर रहा है। कह रहा है कि अब जो स्ट्रैंड खुला है, अलग अलग हुआ है, उसके पास अपनी अपनी नाइट्रोजनस बेसिस है। बस अब उसने क्या करना है? अपने ऊपर एक नया स्ट्रैंड बनाना है और उस नए स्ट्रैंड के ऊपर अपनी नाइट्रोजनस बेसिस की जो पेयरिंग सीक्वेंस है, पेयरिंग सीक्वेंस क्या है कि टी सी के साथ क्या लगेगा जी, टी के साथ क्या लगेगा ए के साथ क्या लगेगा टी, जी के साथ सी। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस ऑलरेडी हमारे न्यूक्लियस में बहुत सारी मौजूद होती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। बस इसने क्या करना है? पेयरिंग करनी है, अपना मुतबादिल, अपना सामने वाला पेयर ढूंढना है और नया स्ट्रैंड बनाना है। वहां शुगर भी मौजूद है, पेंटोस शुगर भी मौजूद है, जो हमारी फूड से खाने से जा रही है। किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर ये वही शुगर है जो हम खाते हैं, एग्जैक्टली वही शुगर है। तो वहाँ शुगर भी मौजूद है, फास्फोरस भी मौजूद है, फास्फोरस भी हमारी डाइट में अच्छी खासी जा रही है, तो फास्फोरस भी वहां मौजूद है, शुगर भी मौजूद है, और जो है ना वो फास्फोरस मौजूद है, शुगर भी मौजूद है, और हमारे पास नाइट्रोजनस बेस मौजूद है। बस इसने करना क्या है? अपनी नाइट्रोजनस बेस ढूंढ के पूरा न्यूक्लियोटाइड बना लेना, ठीक है। उसके लिए पूरा प्रोसेस चलाता है और अपने साथ ये नेक्स्ट पेयरिंग करना शुरू कर देता है। देखिए जैसे पेयरिंग करना शुरू किया उसने, नया स्ट्रैंड बनना शुरू हो गया,
अब जो ये ब्लू स्ट्रैंड ऊपर से आ रहा है जो कि इसका पेरेंटल स्ट्रैंड था, और लाइट ब्लू एक और बन रहा है, तो जो ब्लू स्ट्रैंड है दैट इज नोन एज द कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट्री, क्योंकि ये इसको इसके पेरेंटल डीएनए से मिला है, यानी कि डीएनए का अपना जो उसको पेरेंटल डीएनए से मिला है और उसके ऊपर नाइट्रोजनस बेसिस ऑलरेडी लगी हुई थी। ये जो ब्लू वाला लाइट ब्लू जो नया बन रहा है दैट इज द सप्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जब तक ये पूरा डीएनए पूरा नहीं बन जाता, जब तक सप्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहलाएगा। तो इस तरीके से एक राइट पर काम हो रहा है, इसी तरीके से लेफ्ट पे काम हो रहा है। नंबर 4 जरा पढ़े कोई जल्दी से। Sugar phosphate backbone or daughter strands closed. Each new DNA molecule consists of one parental and one daughter strand as a result of semi-conservative replications. देख लफ्ज भी आ गया ना, सेमी कंजर्वेटिव, जो मैंने आपको भी लिखवाया भी था, बताया भी था। अब उसने क्या कहा कि अभी जो एक डीएनए खुल के कितने बन गए? 2। अब इस तरह ये ब्लू वाला डीएनए जो पेरेंटल है ये पूरा खुल जाएगा। जब ये पूरा खुल जाएगा तो 2 स्ट्रैंड में अलग हो जाएगा, उस कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे सप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा। तो इस तरह 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे फ्रॉम द सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। ओके होगी बात? उसने जो बात मैंने आपको पहले डिस्क्राइब करी कि वहां शुगर भी है, फास्फोरिक एसिड भी है, वो बैकबोन बनाएगा, नाइट्रोजनस एसिड की पेयरिंग करेगा, सेम अपनी जैसी कॉपी बनाएगा। देयर इज नो चेंज फ्रॉम द पेरेंटल डीएनए टू द डॉटर डीएनए। अभी मैं पेरेंट और डॉटर, इंसान या जानवर या ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा, डीएनए की बात कर रहा हूँ। यानी कि पेरेंट्स के अंदर जो डीएनए इस वक्त मौजूद है वो पेरेंटल डीएनए, उस डीएनए ने अपने बेबीज बॉन्ड किए डीएनए की फॉर्म में, तो वो वाला पहला वाला पेरेंटल कहलाया और बेबीज उसके नए डॉटर। लेकिन जब डॉटर्स है, डॉटर डीएनए पूरे बन जाएंगे तो नाउ दैट विल बी नोन एज द पेरेंटल। क्यों? क्योंकि वो भी यही काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा गया? अगर आपको डीएनए रिप्लिकेशन समझ में आ गई तो सेमी कंजर्वेटिव सिर्फ एक पॉइंट है जो समझने वाली बात है। सेमी मतलब होता है हाफ, आधा, ठीक है ना। कंजर्व्ड किसे कहते हैं? सेफ हुआ हुआ, ऑलरेडी महफूज, ठीक है ना, सिक्योर्ड। क्या कह रहा है कि जब पेरेंटल डीएनए खुला था, ब्लू वाला डार्क जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, वो खुलने के बाद उसने अपनी नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस अपने पास रखी थी। तो जो नाइट्रोजनस सीक्वेंस बेसिस अपने पास रखी थी दैट इज द कंप्लीमेंट्री फ्रॉम द पेरेंट, जो उसको पेरेंट से मिली थी। इसके लिए इसने कोई काम नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी नाइट्रोजनस बेसिस सेट थी। तो आधा काम तो उसको कराया मिल गया अपने पेरेंट की तरफ से, यानी कि एक बैकबोन जो थी शुगर की, फास्फोरिक एसिड की और नाइट्रोजनस बेसिस की, तो आधी इसको कराई मिल गई, आधी उसने खुद से बनाई। यानी जो आधी कराई मिली थी, रेडी मिली थी पेरेंट की तरफ से, जो कि कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड था, और आधा रेडी था और आधा उसने खुद से बनाया था। तो जो आधा इसको रेडी मिला, आधा इसको खुद बनाया, इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। यानी आधा सेफ था, आधा उसने नया बनाया। ठीक है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। इस तरह एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। दैट इज नोन एज द डीएनए रेप्लिकेशन, एंड डीएनए रेप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेटिव। अब सवाल आता है आपके पास, व्हाई द डीएनए रेप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेटिव? कि डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा जाता है? कौन आंसर देगा? उर्दू में दे, इंग्लिश में दे, हिंदी में दे, पश्तो में दे आंसर। कि डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा जाता है? जल्दी बता, शाबाश। जी इंतजार बेटा। सर इसे सेमी कंजर्वेटिव इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका हाफ पोर्शन इसके पास ऑलरेडी कंजर्व होता है, मतलब उसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है। इसे जस्ट स्ट्रेंड चाहिए होते हैं। जी दैट इज द आंसर, खत्म हो गया आंसर। यही आंसर था जो इंतजार ने कह दिया। अब आगे आप बताएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से दीजिए, क्योंकि सर इसका हाफ स्ट्रैंड ऑलरेडी पेरेंट की तरफ से इसको कंजर्व्ड मिला है, बनाया मिला है, आधा इसने और बनाना है। दैट्स व्हाई दैट इज नॉट सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है भाई, अब मुझे बताइए कि आप लोगों को डीएनए रेप्लिकेशन और सेमी कंजर्वेशन समझ में आया या नहीं आया? आया तो कहां तक आया? जल्दी रिप्लाई करें सारे। सर कंप्लीट आ गया। कंप्लीट आ सर गया। ये बाकी अलग कैसे हुआ? अलग कैसे हुआ? देखिए डीएनए ट्रांसक्रिप्टेज एक जो है ना एक एंजाइम होता है। देखिए बॉडी में सारे काम एंजाइम करा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो, मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म भी है, एनाबॉलिज्म भी। कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना,
एनाबॉलिज्म मतलब बनना। जब ये डीएनए दो हिस्सों में टूटना शुरू हुआ, कैटाबॉलिज्म था। जब ये हर एक पे नया बनना शुरू हुआ, मेटाबॉलिज्म था। सारा काम जो है एंजाइम करवा रहे हैं, ठीक है। जी जी बेटा, और क्वेश्चन करें जल्दी से, इतनी आसानी से ये बात समझ में आने वाली नहीं है, सबके आगे हैरत की बात। सर ये सेमी कंजर्वेशन वाला जो है ये नहीं समझ आया सही। महाराज बहुत हल्की आवाज आ रही है। सर सेमी कंजर्वेशन वाला जो आपने समझाया था वो इतना सही से समझ नहीं आया अभी। वो यूं नहीं आया कि आपने ना पिछली क्लास ली, आपने पहली क्लास भी मिस करी, कल भी आप सेकंड क्लास में आए थे, आपने टॉपिक मिस कर रहे हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही है। ऐसे ही है? यस सर, शायद यही वजह होगी। शायद नहीं, यकीनन यही है, क्योंकि बाकी भी स्टडी कर रहे हैं ना। तो एक्चुअली हमारी क्लास अभी टोटल फर्स्ट ईयर इंटर हमारी चली इंटर रही, क्योंकि सबने कहा कि सर पहले इंटर खत्म कर लें, फिर हम रिवीजन के लिए, क्योंकि अब सारे स्टूडेंट इंटर में आ गए ना, अब तो फर्स्ट ईयर क्लास तो कोई है ही नहीं, प्रमोटेड है यू आर ऑल, इसलिए इंटर पे हम तवज्जो दे रहे थे, तो इसलिए इंटर चल रहा है। सेमी कंजर्वेटिव, फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। सवाल क्या किया आपने, जरा दोबारा रिपीट करें मारिज, जोर से आवाज के साथ। सेमी कंजर्वेटिव वाला जो प्रोसेस है वो मुझे सही से समझ नहीं आया। सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है कि डीएनए, आपको डीएनए का स्ट्रक्चर, क्योंकि देखें ना आपने डीएनए का स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली केमिकल वाला अगर पढ़ा हो तो कंफ्यूजन आपकी क्लियर होगी। अगर आपको डीएनए के केमिकल मॉडल में जो है वो अगर कंफ्यूजन है तो इतनी आसानी से टॉपिक क्लियर नहीं होगा, और अगर क्लियर है तो जैसे सबको क्लियर हो गया। सेमी कंजर्वेटिव सिंपली डेफिनेशन ये है कि जो ये पेरेंटल डीएनए ऊपर से खुल रहा है नंबर 1 पे, ये 2 पे आके 2 में डिवाइड हो गया, ठीक है। 3 में आके क्या कह रहा है कि जनाब उसने, देखिए 3 पॉइंट पे क्या बता रहा है कि ईच पेरेंटल स्ट्रैंड प्रोवाइड अ टेम्पलेट दैट अट्रैक्ट अ बाइंड्स कंप्लीमेंट्री, यानी कि अब जो अलग अलग खुला है तो इस सी को क्या चाहिए, जी, इसके सामने जी आ गया, फिर टी को क्या चाहिए, ए, इसके सामने ए आ गया, तो ये आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस आ रही है, जो ये टॉर्च सी बनी जा रही है ना। तो इस तरह क्या हुआ, जो 2 स्ट्रैंड खुले हैं उनको नाइट्रोजनस बेसिस नई मिलना शुरू हो गई अपने अपनी बेस के हिसाब से, जैसे पेयरिंग है साइटोसिन के साथ ग्वानिन और एडेनिन के साथ थायमिन, इस तरह उसने नया डीएनए दोबारा से बनाना शुरू कर दिया। तो सेमी कंजर्वेटिव क्यों हुआ, क्योंकि आधा उसको पेरेंट की तरफ से मिला, आधा उसने खुद से बनाया। नाउ दैट इज नोन एज द सेमी कंजर्वेटिव। जी फरियाल बेटा कुछ कह रही हैं? नो सर। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, हाँ ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम सही लिखा हुआ है। इंतजार सर, एंजाइम कौन सा यूज होता है ट्रांसक्रिप्टेज? आ गया जवाब, वेरी गुड, दुआ फातिमा ने जवाब भी दे दिया, शाबाश। जी कोई पूछ रहा है, बताइए। सर जी जी सर अनवाइंड करने के लिए लाइगेज या हेलिकेज यूज नहीं होता? लिपेज, लाइपेज भी यूज होता है, लिपेज एंजाइम, LIPASE, हेलिकेज, लाइपेज हेलिकेज भी एंजाइम होता है, क्योंकि हेलिकेज क्या होता है, क्योंकि जो हेलिकल होता है ना, ये इस हेलिकल को तोड़ना होता है, खोलना होता है, अनवाइंड करना होता है, तो लिपेज एंजाइम भी यूज होता है। अच्छा, जो डीएनए ट्रांसक्रिप्टेज है ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन में भी इस्तेमाल होता है, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन, जब हम ये प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे। वेरी गुड इंतजार बेटा, बहुत शुक्रिया। इस तरह आप बता दिए करें ताकि अगर कोई कंफ्यूजन या करेक्शन हो तो वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब ये तस्वीर आपके सामने है, डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, जरा को रीडिंग करें इसके ऊपर से क्या लिखी है। Complementary base pairing makes it possible to produce 2 identical strands by separating the parent molecules and using each strand as a template to build a new complementary strand. आप देखिए जो हमने पीछे पढ़ा है 2 लाइनों में कितना खूबसूरत लिखा है, समझ आ रहा है क्या लिखा है? यस सर। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मेक्स इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस द 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड, 2 बिल्कुल एक जैसे स्ट्रैंड प्रोड्यूस करें बाय सेपरेटिंग द पेरेंट्स मॉलिक्यूल, यानी पेरेंट्स का जो मॉलिक्यूल था उसको क्या करें, सेपरेट, ठीक है, और यूज करें एक स्ट्रैंड को जो पेरेंट से आया है उसके साथ बाइंड करें न्यू नाइट्रोजनस बेसिस और नया बना दे दोबारा से, तो एक से कितने बन जाएंगे, 2। अब हम इस डायग्राम को समझते हैं। पेरेंटल डीएनए, पेरेंटल डीएनए पे आप देखें TA, AT, GC, CG, TA और AT, यही बन रहा। सेकंड स्टेप में
पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट्स इनटू द 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड। वो क्या हुआ, 2 हिस्सों में सेपरेट होना शुरू हुआ, मतलब डीएनए की जब स्ट्रेंथ पूरी हो गई, लेंथ, उसने अपने आप को 2 हिस्सों में तोड़ा तो खुलना शुरू हुआ, ठीक है ना। लिपेज हेलिकेज एंजाइम ने ये काम शुरू किया, जैसे इंतजार ने भी हमको इंडिकेट किया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट में देखिए क्या हो रहा है, अब ये टूट गया, 2 हिस्सों में खुल गया, तीसरे स्टेज में दोबारा बनना शुरू हो रहा है। मतलब जैसे कि अब ये देखिए, यह ए था, जरा और से देखिएगा, ए के साथ ये आ गया ए और ये आ गया टी, यानी कि ये स्ट्रैंड जो था वो ये वाला है, माउस को देखिएगा मेरे, और ये स्ट्रैंड जो था वो ये वाला है। 2 स्ट्रैंड अलग खुल के अलग अलग हो गए। अब इन दोनों स्ट्रैंड ने, इसने अपना स्ट्रैंड बनाया, इसने अपना स्ट्रैंड बनाया, ठीक, बिल्कुल किन बेसिस के ऊपर, 2 नाइट्रोजनस बेसिस इसको पेरेंट की तरफ से मिली थी। देखिए क्या लिखा हुआ जरा, TAGCTA, देखिए इसमें TAGCTA, इसका राइट देखिए ATGC नहीं CGAT, बिल्कुल नहीं आ जाइए, ATCGAT है ना। अब इसके अंदर नया स्ट्रैंड बनना शुरू हुआ, जाहिर सी बात है A T से मिलेगा, T A से मिलेगा, G C से मिलेगा, इस तरह का लेफ्ट के अंदर लेफ्ट में A T से मिलेगा, ऊपर राइट हैंड वाला ऊपर से नीचे बनेगा, लेफ्ट वाला नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। ये इसकी अपनी बेस पेयरिंग सीक्वेंस है। अब जो राइट हैंड पे बने हैं 2 डीएनए बन के हमारे सामने आ गया, 2 आइडेंटिकल डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। ये किसके आइडेंटिकल है, कौन बताएगा? ये एक दूसरे के आइडेंटिकल है, एक दूसरे के भी और पेरेंट के भी हैं। हाँ वेरी गुड मारिज, जबरदस्त बात करी मारिज ने, कि ये आपस में भी आइडेंटिकल है और उनका जो पेरेंट्स है ये बैठा हुआ, जो ये पेरेंट है इसके भी आइडेंटिकल। मैं समझता हूँ इस डायग्राम ने काफी मुश्किल आसान कर दी होगी। यस सर। यस सर। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल बजा लोगों को पूछें, ताकि हम अच्छा या क्लियर करें इसको। सर जब डीएनए सेपरेट होता है तो आर्गेनस बेस कहाँ से आते हैं? मैंने बताया था कि हमारा जो सेल होता है और सेल के न्यूक्लियस में सारे काम हो रहे होते हैं, तो हमारे न्यूक्लियस में हमारी फूड से शुगर भी जा रही है, पेंटोस शुगर, फास्फोरस भी जा रही है, ठीक है, तो और नाइट्रोजनस बेसिस, क्योंकि नाइट्रोजन भी जा रही है, उससे नाइट्रोजनस बेसिस बन रही है। तो ये सारा रॉ मटेरियल इसको सेल से ही मिलता है, डायरेक्शन उसको पेरेंटल डीएनए से मिल रही होती है, ठीक है ना, डायरेक्शन पेरेंटल डीएनए से मिल रही होती है, और मटेरियल कहाँ से मिल रहा होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर ही मटेरियल पड़ा होता है, न्यूक्लियोटाइड्स यानी पूरी कौन कौन सी, शुगर भी वहां पड़ी हुई है, पेंटोस, फॉस्फोरिक एसिड भी वहां पर पड़ा हुआ है, और डी अपना नाइट्रोजनस बेसिस भी पड़ी। समझ में आई वरीशा बेटा? यस सर। जी और कोई क्वेश्चन बेधड़क होके विदाउट एनी हेजिटेशन? लेकिन मुझे सिर्फ हम दुआ ने, खतीजा ने, वरीशा ने, शायद जुनैरा ने, इन 4-5 बच्चों ने होमवर्क दिया है, जो मैंने देखा अभी चेक भी नहीं किया, बाकी सब ने, मुझे किसी ने होमवर्क नहीं दिया बेटा। सर आपको ना 5-6 बच्चा, 5-6 मेरे पास सर हमने भी दिया है। हाँ अरीबा ने भी दिया, अरीबा का भी है, फरियाल का भी है, तो मैंने भी इनको चेक नहीं किया, सिर्फ देखा है, लेकिन तमाम गर्ल्स नहीं दिया है, किसी एक लड़के ने भी नहीं दिया। तो खुदारा अपने ऊपर ही काम कर ले थोड़ा सा, और जैसा भी हो काम शुरू करें, देना शुरू करें, और माशाल्लाह गर्ल्स और भी हैं, और भी काम करें, जितना काम करेंगे अपनी जात के लिए करेंगे। हम तो आपके साथ लगे हुए हैं ताकि आपके अंदर से मैक्सिमम फ्लॉजेस निकाल के आपको कंप्लीट इंसान बनाए, यानी कि बेहतरीन एजुकेशन की तरफ लेके जाए। आप साथ चलेंगे तो मजा आएगा, नहीं चलेंगे तो ठीक है, हम भी 2 पढ़ेंगे 2 को पढ़ाएंगे, 4 पढ़ेंगे 4 को पढ़ाएंगे, ठीक है जनाब। ये एक बड़ी बारीक सी डायग्राम है, ठीक है, ये मुश्किल हो जाएगी, आसान डायग्राम दिखाता हूँ एक बार आपको जी। अब देखें मैं आपको मुश्किल डायग्राम दिखा रहा हूँ। डायग्राम वही है ट्रांसक्रिप्शन की, ये लिखा हुआ देखें, रेप्लिकेशन फॉर्क नजर आ रहा है? हाँ हूँ तो क्या करें, रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक, यस सर नजर आ रहा है। दैट इज पेरेंटल डीएनए, और पेरेंटल डीएनए पे खुला देखें डीएनए हेलिकेज एंजाइम, देखिए इन्होंने बताया था लिपेज डीएनए हेलिकल एंजाइम, देखिए हमारी बात अब कंफर्म हो गई, इंतजार नहीं बताया और यहाँ पर कंफर्म हो गई कि डीएनए हेलिकेज एंजाइम ने जो पेरेंटल डीएनए इसको खोल दिया। देखें ये 3 और ये 5, 3-5 क्यों लिखा है, कौन बताएगा, जल्दी से बताएं, यहाँ 3 और यहाँ 5 क्यों लिखा है?
सर ये इसकी 2 एंड्स हैं। तीसरे कॉर्नर से है, लेकिन होता है और ना 5वें कॉर्नर से दोबारा से वो जुड़ा होता है फॉस्फेट, फिर पेंटोस इस तरह से जुड़ा होता है। दोबारा बताएं खदीजा, आवाज कम आई है। चले कोई और भी डिस्क्राइब करिए, 3 और 5 क्यों लिखा है यहाँ पर? सर मैं बताऊं? जी जी कोई भी बता दे। सर शुगर के 3 और 5 कॉर्नर से मिला होता है फॉस्फेट। दैट इज द आंसर, वेरी गुड। देखिए कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड और राइट आंसर, क्योंकि हमने बताया था कि 2 स्ट्रैंड बनते हैं ना, 2 बैक बॉन्ड्स है, तो एक बैक बॉन्ड पे लेफ्ट वाले पे शुगर का मुंह ऊपर की तरफ होता है, राइट पे शुगर का मुंह नीचे की तरफ होता है। तो लेफ्ट वाले पे शुगर जो होता है वो 3 और 5 होता है, राइट वाले पे 5 3 होता है। तो इस तरह यहाँ पर 3 और 5 लिखा है, ये एक्चुअली शुगर के कॉर्नर्स है। वेरी गुड। अच्छा इनको सर एक और रीजन भी है बेटा, एक और रीजन भी है सर इसका शायद कि सर हमारे पास ये जो 3 यहाँ से जो ओपन हो रहा है, 3 जो स्टार्ट हो रहा है वो जाके एंड होगा 5 पे, और जो 5 स्टार्ट हो रहा है वो जाके एंड होगा 3 पे, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हाँ वो तो जाहिर सी बात है, 3 वाला जब खुलेगा तो उसका दूसरा कॉर्नर 5 ही होगा, 5 वाला खुलेगा तो उसका कॉर्नर दूसरा कॉर्नर 3 होगा, जैसे खुद पेरेंट का बना हुआ है। वेरी गुड, ठीक है। अब डीएनए हेलिकेज एंजाइम ने इसको खोला। डीएनए प्राइमेज एंजाइम क्या कर रहा है? सिंथेसिस ऑफ द शॉर्ट आरएनए प्रीमियर और क्रिएशन ऑफ द 3 पॉलीमरेज स्ट्रैंड। यानी कि अगर आरएनए का प्रोसेस भी होगा तो वो भी यहीं से बनेगा। देखिए आरएनए बन रहा है ना, आरएनए किसे कहते हैं कि डीएनए के ऊपर एक नया स्ट्रैंड बनता है, वो सिंगल कॉपी होती है, ठीक है ना। फिलहाल हमारा आरएनए टॉपिक नहीं है, इसको यहाँ फिर मैं इसको छोड़ दें, ठीक है। जब हम आपको पढ़ाएंगे ना प्रोटीन सिंथेसिस तब इसकी तरफ लेके जाएंगे। और देखें ये लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो अभी मुझसे वरीशा ने क्वेश्चन किया था सर मटेरियल कहाँ से आता है, देखिए ये इसने खोल दिया, एक लेफ्ट में नीचे आ गया, ये राइट पे ऊपर चला गया, डीएनए फॉर्क खुल गया। अब इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेसिस चाहिए, इसको देखें क्या लिखा हुआ, नाइट्रोजनस बेसिस, जो सेल के न्यूक्लियस से पड़ी है, और वो कहाँ जा रही है देखें, एरो से देखें, ये डीएनए प्राइमेज एंजाइम इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ रहा है किसके साथ? डीएनए के कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ, और बना रहा है नया सप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री कौन सा है? ब्लू वाला। सप्लीमेंट्री कौन सा है? इसके ऊपर रेड वाला। और देखें ये लिखा हुआ नाइट्रोजनस बेसिस, ये यहाँ पर आगे इस पे अटैच हो रही है। इस तरह दोबारा से डीएनए का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। इस द सेम प्रोसेस डाउन साइड एंड सेम प्रोसेस अप साइड, ना ये डाउन होता है ना ये अप होता है। डीएनए का मुंह किधर भी हो खुल जाएगा। मैं तो डायग्राम के वाले से बात कर रहा हूँ। मूवमेंट ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क, देखें ये ऐसे घूम रहा है, घूम के खुल रहा है। डायरेक्ट किसी चीज को घुमा हुआ बंद होगा तो ऐसे घुमा के खोलेंगे उसको। तो ये देखिए लैगिंग डीएनए स्ट्रैंड, ऊपर क्या लिखा हुआ है? लीडिंग डीएनए स्ट्रैंड। लैगिंग और लीडिंग जो अभी हमको ये बता रहे थे ना, इंतजार जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जो ये 3 वाला खुला है, इसने जो 3 वाला खुलता है उसे कहते हैं लीडिंग डीएनए स्ट्रैंड। जो 5 वाला खुलता है उसे क्या कहते हैं? लैगिंग डीएनए स्ट्रैंड। टेम्पलेट 1 टेम्पलेट 2, क्योंकि 2 टेम्पलेट बन रहे हैं और दोनों बिल्कुल सेम होंगे, ये हम पीछे पढ़ के समझ के आ चुके हैं, ठीक है जनाब। अब ऊपर में भी देखें, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग विद द प्रोटीन, ये सिंपल उसको कह रहा है, जो खुला है उसका स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वही दिखा रहा है आपको। फिर न्यू डीएनए स्ट्रैंड 5 to 3 की ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये 3 में जा रहा है, वो 5 में जा रहा है। इस तरह डीएनए पॉलीमरेज एडिशन ऑफ द न्यू न्यूक्लियोटाइड्स टू टेम्पलेट डीएनए। तो यहाँ पर एक नई जो है वो ये जो रेड जा रही है, ये जाके नाइट्रोजनस बेसिस है, जो जाके अपने कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड से मिलकर सप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना रही हैं। तो मैं समझता हूँ इस डायग्राम से, उस डायग्राम के बाद आपको बाद में और थोड़ी डिटेल समझ में आई होगी। सर ये खुलने के बाद स्टोन कहाँ गए? कहाँ गए? स्टोन कहाँ पर गए ये जब खुल गया डीएनए? स्ट्रॉन्ग क्या सर ये किधर गए जब ये खुल गया? तो फिर कहाँ पे गए वो स्टोन प्रोटीन? ये वाला पोर्शन कहाँ गया? इसकी बात कर रही है? पेरेंटल डीएनए कहाँ गया? नहीं, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन पे तो बन रहा है वो सर, वो तो खुल गया ना, पेरेंट का अलग हो गया और वो डीएनए दोनों अलग हो गया। आपने कहा था नाइट्रोजनस बेस अलग हो गई। मेरी बात सुने, दोनों स्ट्रैंड के अंदर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है ना, दोनों स्ट्रैंड के ऊपर वो सब चीजें दोबारा यूटिलाइज हो रही हैं,
सब चीजें सर इनका क्वेश्चन सर जैसे हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए कंबाइन होता है ना नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक हो गया। जब डीएनए को कंबाइन करने के लिए प्रोटीन है वहां पर उसको बाइंड करने के लिए कोलाइड, जब वो डीएनए खुल गया तो वो प्रोटीन भी लूज हो जाएगा, जाहिर सी बात है सर। तो वो पूछ रहे हैं कि वो कहाँ गया, वो दोबारा यूटिलाइज होगा अगले स्ट्रैंड के अंदर। भाई लैगिंग और लीडिंग दोनों स्ट्रैंड बन रहे हैं ना दोबारा से। जिस तरह दूसरा रॉ मटेरियल बार बार इस्तेमाल हो रहा है या फ्रेश मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, तो ये स्टोन प्रोटीन उसके अंदर बहुत सारे पड़े हैं, स्टोन प्रोटीन को भी कैच करेगा, उसके ऊपर अपनी बाइंडिंग करेगा। यानी कि रॉ मटेरियल तो सारा वहीं पड़ा है, असल में इसको चाहिए थी नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस जो उसको पेरेंटल डीएनए ने दिए बस। तो ईच एंड एवरी मटेरियल अगेन विल बी यूटिलाइज्ड टू मेक द न्यू कॉपी ऑफ द डीएनए। ठीक है, तो समझ में आई बात? यस सर। चलें जनाब, ये मैक्सिमम इलस्ट्रेटेड जो है ना डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर आपको समझ में आता है डीएनए रेप्लिकेशन, तो उसके अंदर सारे एंजाइम की बात भी कर रखी है, 3 और 5 शुगर कार्बन की बात भी कर रखी है, लैगिंग एंड लीडिंग डीएनए। अब आप जब बुक पढ़ेंगे ना, तब आपको बुक पढ़ने में मजा आएगा। कोई सी भी, ये वाली बुक या कोई और सी डीएनए की बुक पढ़ेंगे, डीएनए स्ट्रक्चर की, डीएनए रेप्लिकेशन की, तो यू विल बी अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको सारे डायग्राम आपके दिमाग में है, आपको हर पोर्शन आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा कहाँ पर है और किस पोर्शन की और किस प्रोसेस की बात हो रही है। तब आपको किताब पढ़ने में मजा आएगा। जैसे बहुत आसान सी बात बताऊं, अगर आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वीडियो देखी है या असहाब कहफ की वीडियो देखी है या हजरत मूसा या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वीडियो देखी है, तो अगर आपने हजरत जैसे फॉर एग्जाम्पल असहाब कहफ की वीडियो देखी है, जो गार के सारे असहाब थे हजरत ईसा के बाद, वीडियो देख ले पूरी एक दफा, फिर आप सूरह कहफ पढ़े। इस तरह हजरत यूसुफ की पूरी वीडियो देखें, 2-3 बार देखें अच्छी तरह, फिर आप सूरह यूसुफ पढ़ें, फिर आपको पढ़ने में मजा आएगा। वैसे आप सूरह यूसुफ सूरह 12वें पारे में है, आप कई दफा पढ़ चुके होंगे, जितने दफा कुरान खत्म किया उतने दफा तो पढ़ा ही, लेकिन पता कुछ भी नहीं है। क्यों? अब अरबी में पढ़ा है और सवाब खातिर पढ़ा है। लेकिन अगर आपने हजरत यूसुफ की पूरी वीडियो देख लीजिएगा, नेट के ऊपर अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, सीडी पे अवेलेबल है, डाउनलोडेड अवेलेबल है, नहीं तो मुझसे ले लें, मेरे पास अवेलेबल है। तो उसको पूरा देखें, फिर आप सूरह यूसुफ पढ़ें, देखिए आपको कुरान पढ़ने में कैसा मजा आएगा। आप छोड़ेंगे ही नहीं कुरान को। आपको 2-2, 5-5 आयतों के अंदर जब आपको समझ में आ रहा होगा अल्लाह ने यहाँ पर इस तरीके से हुक्म दिया, हजरत यूसुफ ने ये करके दिखाया, तो यूं करके दिखाया था, हाँ वीडियो के अंदर जो कुरान में ये आयत बता रही है, वीडियो में सीन यहाँ पर है और इसका ये नतीजा निकला था और ऐसे हुआ था, तब आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से अब जब आप बुक पढ़ेंगे ना, तो वहां पर जब लफ्ज आ रहा होगा डीएनए हेलिकेज, आपको पता होगा ये कहाँ इस्तेमाल होता है, आपको पता होगा कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड किसे कहते हैं, आपको फौरन अंडरस्टैंड हो रहा होगा, आपको पता होगा लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड किसे कहते हैं, आपको बात समझ में आ रही होगी, आपको पता होगा नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग क्या होती है, आपको बात समझ में आ रही होगी, पेरेंटल डीएनए क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपीज किसे कहते हैं, डीएनए फॉर्क रिप्लिकेशन फॉर्क किसे कहा जाता है, आरएनए पॉलीमरेज, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी। और आपको जो बुक आपको अभी तक बोर लग रही है, जिसको आप पढ़ते हुए थक जाते हैं और नींद बड़ी अच्छी आती है, वही बुक आपको जगा देगी। आप यकीन करें, रात को थके हुए भी आएंगे तो आपकी बुक की आधा घंटे की स्टडी आपके लिए लाजमी होगी। ठीक है बेटा, अब जितनी भी पिक्चर्स मैंने आपको इसके हिसाब से पढ़ाई हैं, वो मैं आपको सारी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और ये तो डीएनए का कल का मॉडल हमने पढ़ा, देखिए कितना अच्छा मॉडल हमारे सामने आया, नजर आ रहा है डीएनए का मॉडल? यस सर, नजर आ रहा है और समझ भी आ रहा है। समझ भी आ रहा है। समझ क्यों आ रहा है? क्योंकि हम इसकी डिटेल देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन किसी नए बच्चे को दिखाएं वो परेशान हो जाएगा। तो मैं आपको सारी चीजें अभी शेयर कर देता हूँ, डीएनए रेप्लिकेशन के हवाले से और क्रोमोसोमल थ्योरी के हवाले से। ओके, असाइनमेंट जरूर बनाइएगा बेटा, दैट इज माय रिक्वेस्ट, असाइनमेंट बनाइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।